नमस्ते। और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सआदत हसन मंटो की एक बहुत ही दिलचस्प और उतनी ही बेचैन कर देने वाली कहानी बिलाउज की गहराइयों में उतरेंगे। और ये कहानी खास इसलिए है क्योंकि मंटो वो लिखने की हिम्मत करते हैं जिसके बारे में हम अक्सर खामोश रहते हैं। बिल्कुल। ये कहानी एक किशोर लड़के मोमिन के मन में चल रहे उस तूफान के बारे में है जिसे न वो कोई नाम दे पाता है और न ही किसी से कह पाता है। हाँ, ये एक ऐसी दुनिया है जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती है। एक घर, उसमें रहने वाले लोग, एक काम करने वाला लड़का, लेकिन मोमिन के अंदर एक पूरी कायनात बदल रही है। सही बात है। तो चलिए इस कहानी के जरिए उस नौजवान मन की उथल-पुथल, उसकी उलझनों और खामोश इच्छाओं को समझने की कोशिश करते हैं। और हम देखेंगे कि कैसे मंटो की कलम एक तरह से एक माइक्रोस्कोप की तरह काम करती है, जो उन एहसास को भी पकड़ लेती है जो हमारी नज़र से अक्सर छूट जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ताकतवर तस्वीर से होती है। मोमिन, जो महज 14-15 साल का है, उसे अपना वजूद एक कच्चा फोड़ा सा लगता है। हाँ, एक ऐसा फोड़ा जिसमें पीप तो भर गई है, लेकिन वो फूट नहीं रहा। हर वक्त, हर काम करते हुए उसे एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। ये सिर्फ दर्द नहीं है, एक तनाव है। मंटो लिखते हैं कि उसके जिस्म के हर हिस्से में एक खिंचाव है, जैसे कोई उसे चारों तरफ से खींच रहा हो। हाँ, उसके दिमाग में धुंधले ख्याल बड़े शोर के साथ पैदा होते हैं और उसी शोर के साथ फट जाते हैं। वो एक लगातार बेचैनी की हालत में है। और ये बेचैनी इतनी ज्यादा है कि उसके मन में एक बहुत ही अजीब ख्वाहिश पैदा होती है। वो चाहता है कि कोई उसे एक बड़े से हावन में, एक ओखली में डालकर कूटना शुरू कर दे। ये तो बहुत अजीब ख्याल है ना? आमतौर पर इंसान दर्द से बचना चाहता है, पर मोमिन दर्द को बुला रहा है। ये क्या है? क्या ये एक तरह की सेल्फ हेट्रेड है या सिर्फ इस बेचैनी से छुटकारा पाने की बेताबी? बहुत अच्छा सवाल है। ये सेल्फ हेट्रेड नहीं है, ये बेबसी है। मंटो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। जब हमारा शरीर ही हमारा दुश्मन बन जाए तो इंसान कहाँ जाए? सही। ये जो कच्चा फोड़ा है, ये सिर्फ मोमिन की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसके अंदर एक बदलाव आ रहा है जिसे वो पहचान नहीं पा रहा। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। बिल्कुल। कूटे जाने की ख्वाहिश असल में उस अंदरूनी दबाव से आज़ाद होने की एक चीख है। वो चाहता है कि कोई इस तनाव को, इस खिंचाव को ख़त्म कर दे, चाहे उसका तरीका कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। और ये सिर्फ दिमागी उथल-पुथल नहीं है, उसका शरीर भी उसे धोखा दे रहा है। कहानी में उसके शारीरिक बदलावों का जिक्र बहुत साफ तौर पर है। उसकी गर्दन मोटी हो रही है, आवाज फट रही है और खासकर उसकी छाती पर गोलियां सी पड़ गई थी। हाँ, मंटो का शब्द चयन देखिए, जैसे किसी ने एक एक बरिंटा अंदर डाल दिया हो। और वो इन उभारों को अकेले में छूता है, उन्हें दबाकर देखता है। ये उसके लिए एक राज है, एक खोज है। इससे उसे दर्द भी होता है और एक अजीब सा एहसास भी। और जब एक दिन वो उन गोलियों को ज्यादा दबाता है और उनसे एक लेसदार चीज निकलती है, तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसे फौरन लगता है कि उससे कोई गुनाह हो गया है। और यहीं पर मंटो समाज के दिए हुए शर्म के एहसास को पकड़ते हैं। मोमिन के लिए गुनाह की परिभाषा बहुत मासूम और सीधी है। क्या है वो? हर वो काम जो एक इंसान दूसरे इंसानों के सामने ना कर सकता हो। ये सिर्फ उसकी अपनी परिभाषा नहीं है, ये वो परिभाषा है जो समाज उसे सिखाता है। जो भी कुछ छुप कर किया जाए वो गुनाह है। अच्छा, तो गुनाह की परिभाषा बाहर से नहीं आ रही, बल्कि वो खुद बना रहा है अपने अनुभवों से। ये तो बहुत ही मासूम लेकिन दुखद सोच है। वही तो। इसका मतलब तो ये हुआ कि समाज ने उसे अपने शरीर में हो रहे इन कुदरती बदलावों पर बात करने की भाषा ही नहीं दी, इसलिए ये बदलाव उसके लिए एक गुनाह बन जाते हैं। ठीक यही बात है। और इसी वजह से वो खुद से एक वादा करता है कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर अकेले में उसी खेल में लग जाता है। ये उसके अंदर का द्वंद्व है। एक तरफ जिज्ञासा। हाँ, एक तरफ जिज्ञासा और शरीर की पुकार है, और दूसरी तरफ समाज का दिया हुआ शर्म और गुनाह का एहसास। वो अपने ही शरीर से अनजान है, उससे डर भी रहा है और अनजाने में उसकी तरफ खिंच भी रहा है। और ये जो अकेलापन है, ये शर्म, ये और भी बढ़ जाता होगा क्योंकि वो जिस घर में काम करता है वहां वो लगभग अदृश्य है ना? बिल्कुल। वो एक बहुत मेहनती लड़का है। 3 महीने में उसकी तनख्वाह 6 से 8 रुपए हो गई है। घर वाले खुश हैं, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है इससे किसी को कोई मतलब नहीं। बिल्कुल नहीं। उस घर में डिप्टी साहब की 2 बेटियां हैं, रजिया और शकीला। वो अपनी ही दुनिया में मगन है।
रजिया नई नई फिल्मी धुनें सीखने में लगी है, शकीला अपनी सहेली के लाए हुए ब्लाउज के डिजाइन्स कागज पर उतार रही है। उनका ध्यान मोमिन की तरफ जाता ही नहीं सिवाय घाम के लिए। हाँ, और कहानी में एक लाइन है जो कलेजे पर लगती है, नौकरों के मुतालिक कौन गौर व फिक्र करता है। मंटो आगे लिखते हैं कि बचपन से बुढ़ापे तक वो सारी मंजिलें पैदल तय कर जाते हैं और आसपास के लोगों को खबर तक नहीं होती। ये कहानी का बहुत जरूरी सामाजिक पहलू है। मोमिन की बेचैनी इसलिए किसी को नहीं दिखती क्योंकि वो एक नौकर है। उसकी पहचान उसके काम से है, उसकी उम्र या उसके एहसासों से नहीं। सही। उसकी ये अदृश्यता ही उसके अकेलेपन को और गहरा कर देती है। वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और उलझे हुए मोड़ पर अकेला खड़ा है और उसके आसपास के लोगों के लिए उसका वजूद सिर्फ हुक्म बजा लाने के लिए है। और शायद इसी अकेलेपन और बेनाम बेचैनी की वजह से जब उसकी भावनाओं को एक केंद्र मिलता है तो वो एक जुनून की शक्ल ले लेता है और ये केंद्र बनता है शकीला का ब्लाउज। हाँ, कहानी में मोड़ तब आता है जब शकीला अपने लिए ऊदी साटन का ब्लाउज सिलने का फैसला करती है। वो मोमिन को पड़ोस से नापने वाला गज लाने भेजती है। जब मोमिन गज लेकर लौटता है तो शकीला अपनी कमीज उतार चुकी होती है और सिर्फ एक सफेद बनियान में खड़ी होती है। मोमिन की नजर उस पर पड़ती है और उसे एक झिझक महसूस होती है। फिर जब रजिया शकीला का नाप ले रही होती है तो गज शकीला के नंगे बाजू से लिपट जाता है और जब वो उसे उतारने की कोशिश करती है तो मोमिन की नजर अचानक शकीला की बगल में मौजूद काले बालों के गुच्छे पर पड़ती है। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। वो कच्चा फोड़ा जो अब तक बिना शक्ल का था उसे अब एक चेहरा मिल जाता है। बिल्कुल। अब तक उसकी बेचैनी बिखरी हुई थी, लेकिन अब वो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। वो काले बालों का गुच्छा उसे बहुत भला मालूम होता है और उसके दिल में एक अजीब ख्वाहिश पैदा होती है। कितनी अजीब और मासूम ख्वाहिश है। वो कल्पना करता है कि वो बाल उसकी मूछें बन जाएं। हाँ। उसे अपना बचपन याद आता है जब वो भुट्टों के काले और सुनहरे बाल निकालकर अपनी मूछें बनाया करता था। उसे वैसी ही सरसराहट महसूस होती है। बहुत गहरी ख्वाहिश है ये लड़कपन से जवानी की तरफ बढ़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक संकेत है। मूछें मर्दानगी का प्रतीक है। अच्छा। वो अनजाने में ही मर्द बनने की ख्वाहिश कर रहा है। शकीला और उससे जुड़ी हर चीज, उसकी बनियान, नापने का गज और खास कर वो ब्लाउज अब उसकी दबी हुई यौन इच्छाओं का प्रतीक बन जाते हैं। उसकी बेचैनी को अब एक चेहरा, एक दिशा मिल गई है। इसके बाद तो जैसे मोमिन का जुनून बढ़ता ही जाता है। वो उस ख्याल से बाहर ही नहीं आ पाता। कहानी में एक जगह है जहां वो अपना ट्रंक खोलकर ईद के लिए बनवाए नए कपड़े देखता है। जैसे वो अपनी नई रूमी टोपी निकालता है, उसकी नजर टोपी के फुंदने पर पड़ती है और वो फुंदा फौरन ही उन काले काले बालों के गुच्छे में बदल जाता है जो उसने शकीला की बगल में देखा था। हर चीज अब उसे उसी एक ख्याल तक ले जा रही है। उसका दिमाग उस एक तस्वीर पर अटक गया है एकदम। और ये जुनून तब और गहरा होता है जब शाम को शकीला उसे ब्लाउज सिलने के बाद बचे हुए धागे और कतरन उठाने के लिए बुलाती है। हाँ, और वो बाकी सब तो फेंक देता है, लेकिन ऊंदी साटन की चमकदार कतरन ने अपनी जेब में रख लेता है। और फिर वो उन कतरनों के साथ क्या करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगले दिन वो उन कतरनों के रेशमी धागे अलग करना शुरू कर देता है। अच्छा। वो उन धागों का एक गुच्छा बना लेता है, उसे हाथ में दबाता है, मसलता है, लेकिन उसके कल्पना में शकीला की वही बगल होती है। वो उस कपड़े के जरिए उस एहसास को दोबारा जीना चाहता है। वो बस उस मुलायम और चमकीले कपड़े को छूना चाहता है अपने खुरदुरे हाथों से। ये जो खुरदुरे हाथ और मुलायम कपड़े का कॉन्ट्रास्ट है, ये भी शायद उसके और शकीला के बीच के सामाजिक फासले को दिखाता है। बिल्कुल सही। यहाँ ब्लाउज सिर्फ एक कपड़ा नहीं रह जाता, वो शकीला का, उसकी देह का प्रतीक बन जाता है। उन साटन के टुकड़ों को छूना मोमिन के लिए एक तरह से शकीला को छूने जैसा है, जो वो असलियत में कभी नहीं कर सकता। सही बात है। ये दिखाता है कि जब इच्छाओं को सीधे तौर पर जाहिर नहीं किया जा सकता तो वे प्रतीकों और चीजों के जरिए अपना रास्ता खोज लेती हैं। कपड़े की मुलायमियत, उसकी चमक, ये सब उसके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं। और फिर वो उस ब्लाउज को बनते हुए देखता है हर पड़ाव पर। जब उसे कच्चा किया जाता है, जब उस पर इस्त्री होती है, मोमिन की नजरें उस ब्लाउज पर ही टिकी रहती हैं, जैसे उसकी सारी दुनिया उसी एक कपड़े में सिमट गई हो। और जब शकीला उसे पहनकर आईने के सामने खड़ी होती है तो मोमिन को लगता है जैसे उस बेजान कपड़े में जान सी पड़ गई हो। हाँ, और वो खुद को रोक नहीं पाता और कह उठता है, बीबी जी, आपने तो दर्जियों को भी मात कर दिया।
ये उसकी तारीफ से ज्यादा उसके अंदर के आकर्षण और जुनून का एक छोटा सा इजहार है जिसे कोई समझ नहीं पाता। कहानी का अंत तो और भी ज्यादा प्रभावशाली और बेचैन करने वाला है। रात में जब मोमिन कमरे में सुराही रखने आता है तो देखता है कि वो ब्लाउज एक हैंगर पर लटका हुआ है। कमरे में कोई नहीं है। एक पल के लिए वो झिझकता है, लेकिन फिर उसका जुनून उस पे हावी हो जाता है। वो आगे बढ़ता है, पहले उसे गौर से देखता है और फिर डरते डरते उस पर हाथ फेरता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है उसे एक अजीब एहसास होता है। हाँ, उसे लगता है कि कोई उसके जिस्म के मुलायम रों पर हौले हौले हाथ फेर रहा है। वो एहसास बाहरी नहीं, अंदरूनी है। ब्लाउज को छूना जैसे खुद को छूना बन जाता है। और फिर उस रात वो एक बहुत ही अजीब सपना देखता है। उसे दिखता है कि कोयले नरम नरम बालों के गुच्छे बन रहे हैं, फिर वो गुच्छे काले गुब्बारे बनकर हवा में उड़ रहे हैं और फट रहे हैं। ये सपना उसके अंदर दबे सारे डर, इच्छाओं और उलझनों का निचोड़ है। सब कुछ आपस में मिल गया है, कोयला, बाल, गुब्बारे, फुन्ना, ये उसके अवचेतन मन की भाषा है। और सपने के अंत में उसका हाथ एक धड़कती हुई चीज पर पड़ता है। हाँ, और वो हड़बड़ा कर उठ बैठता है। थोड़ी देर तक उसे कुछ समझ नहीं आता, फिर उसे खौफ, ताज्जुब और एक अनोखी टीस का एहसास होता है। ये जो खौफ, ताज्जुब और एक अनोखी टीस है, ये सिर्फ एक सपने का असर नहीं लगता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये हमेशा के लिए बदल गया है। मतलब ये उसके शारीरिक और मानसिक बदलाव का चरम है। वो धड़कती हुई चीज पर हाथ रखना और फिर अचानक जाग जाना, ये एक तरह से उसकी मासूमियत के खत्म होने का पल है। अच्छा, ये पहला मौका है जब वो अपने शरीर की एक नई हकीकत से रूबरू होता है, और वो हकीकत उसे डराती भी है और हैरान भी करती है। मंटो की महानता इसी में है कि वो कहानी को किसी नतीजे पर खत्म नहीं करते। हाँ, वो उसे उसी हाल में छोड़ देते हैं। बिल्कुल, वो मोमिन को उसी खौफ, हैरानी और एक नए अनजाने एहसास के साथ छोड़ देते हैं। ये असल में उसके लड़कपन के खत्म होने और जवानी की दहलीज पर पहला डरावना कदम रखने का पल है। तो इस सब का मतलब क्या निकालें? ब्लाउज सिर्फ एक कपड़े की कहानी नहीं है, ये उस खामोश और अक्सर अनदेखे सफर की कहानी है जिससे हर इंसान किशोरावस्था में गुजरता है। सही, ये उन इच्छाओं की कहानी है जिनका कोई माम नहीं होता, उस शर्म की कहानी है जिसकी कोई वजह नहीं होती, और उस गहरे अकेलेपन की कहानी है जो इन बदलावों के साथ आता है। और कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे वर्ग भेद यानी क्लास डिफरेंस एक इंसान के व्यक्तिगत अनुभव को पूरी तरह से अदृश्य बना सकता है। एकदम, मोमिन की पूरी दुनिया बदल रही है, लेकिन क्योंकि वो एक नौकर है, उसकी इस क्रांति को देखने वाला कोई नहीं है। उसकी हैसियत ने उसके एहसास को भी खामोश कर दिया है। क्या खूब कहा, उसकी क्रांति खामोश है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। मंटो ने ये कहानी कई दशक पहले लिखी थी, लेकिन एक किशोर मन की अंदरूनी दुनिया, उसके डर, उसकी जिज्ञासा, उसकी शर्म का चित्रण आज भी उतना ही सच्चा और असरदार लगता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास के लोगों के अंदर चल रही कितनी बड़ी क्रांतियों को बस इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश ही नहीं करते। शायद हम सब अपने अपने ब्लाउज के डिजाइन बनाने में इतने मसरूफ हैं कि हमें किसी का कच्चा फोड़ा नजर ही नहीं आता।